इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई ये बहुत पुरानी लड़ाई है। आपको मैं ले जाता हूँ 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में ये लड़ाई तब भी थी। मिड 20th सेंचुरी में ये लड़ाई और बढ़ी, और ये लड़ाई शुरू से ही रही है। बहुत अन्य मुल्कों ने कोशिश करी कि इसको सुलझाएं, लेकिन सुलझ नहीं पाई ये लड़ाई। कई सारे डिक्लेरेशन, पीस एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, लेकिन ये लड़ाई सुलझ नहीं पाई। आज हमस, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएन ने उनको बैन कर रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, यानी कि एक तरीके से उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया इजराइल के ऊपर। अल अक्सा जो है एक मस्जिद है फ़लस्तीन के अंदर, जो कि पूरे विश्व में तकरीबन आप मान लीजिए तीसरे नंबर पे एक तरीके से मानी जाती है कि रिगार्डिंग पाइसिटी। अब क्योंकि हमस ने ये डिक्लेयर करा है, और वो कौन है, वो एक उग्रवादी संगठन है, तो ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ में जाता है। पहली बात तो कि आपकी सहायता, आपकी आवाज़ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इन्होंने 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे इजराइल पे, और ये भी दावा, वो केवल 5 घंटों के अंदर, उससे भी कम है, और ये भी दावा किया है कि इजराइल के कुछ सैनिक, कुछ फौजी उनके कब्ज़े में हैं, और 300 से अधिक लोग घायल भी हो गए। और तकरीबन कहा जा रहा है कि अब तक जो रिपोर्ट आई है, जो मैं सुन रहा हूँ, वो है 22 लोगों की मौत हो गई, की मृत्यु हो गई है इसके अंदर। इजराइल तकनीक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत आगे है। और लोगों को सीखना चाहिए इजराइल की, जो जिस तरीके से वो खाक से निकल कर आए और कहाँ तक पहुँचे, खाक में लिथड़े हुए, खून से नहलाए हुए, जिस निकलते हुए अमराज के तरूनों से हैं। सो जो यहूदी हैं, जिन्हें जो अरब लोग कहते हैं कि ये इनके साथी नहीं है, इनकी बनती नहीं है, आप देखिए कहाँ से एक पोग्रोम हुआ था ज्यूज़ के ख़िलाफ़। सब जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज़ के ख़िलाफ़ क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, चेम्बर्स में, हैं। मगर वही ज्यूज़ इतना आगे निकल जाएंगे, अपने घुटनों के बल चल के इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे, वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे, और अपने मुल्क को और मजबूत बनाएंगे। तो जितनी भी वेपन टेक्नोलॉजी है, लोग तकरीबन अमेरिका, रूस के अलावा इजराइल पे देखते हैं सामने कि भाई इनकी जो ड्रोन्स हैं, बहुत कारगर ड्रोन्स हैं इनके पास। अब क्या फ़लस्तीन और इजराइल का क्या मुकाबला है? देखिए, फ़लस्तीन की फ़ौज इतनी मजबूत नहीं है, इजराइल की फ़ौज बहुत मजबूत है। और इजराइल में तो कंपलसरी है कि हर किसी को फ़ौज में कुछ अधिक साल देने पड़ते हैं, और दुनिया का सपोर्ट जो है वो कोई भी, अगर आपको कोई भी मुल्क, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ताकि हर कोई समझ ले आप में से। देखिए, 2 लोग लड़ रहे हैं, गलती किसी की भी हो, कोई गलत आदमी, कोई गुंडा मवाली, कोई बाहर से आके अगर किसी इनमें से किसी एक का भी साथ देता है, भला ही वो सही हो या गलत हो, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होएगा? तो जो न्यूट्रल पार्टी होंगी, जैसे आप और मैं, हम जैसे लोग, हम जिसका साथ, अगर हम शायद साथ देते उसका भी, शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देते, इमोशनली किसी भी तौर पे, वो साथ अब हम नहीं देंगे। इस तरीके से अब ये फ़लस्तीन पे ही लॉन्ग रन में भारी पड़ने वाला है। मैं कहूँगा कि वो काफ़ी शॉर्ट साइडेड थे। और क्या हमस ने अब एक अलग रणनीति तैयार की होगी? अब जो भी रणनीति तैयार की होगी, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, आप देखिए इस टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा है, सब जानते हैं।
22 फरवरी, बल्कि 24 फरवरी में, पिछले साल 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध। आप देखिए चाइना ताइवान में क्या हो रहा है। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती खैर अभी हुई है, चीन ने कराई है। आप देखिए ईरान अमेरिका की बनती नहीं है। आप देखिए तुर्की और कुर्द। अब क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है? देखिए, क्योंकि हमास ने हमला किया इजराइल पे, केवल उसलिए तो मैं ये नहीं कहूँगा विश्व युद्ध, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि फ़लस्तीन को सपोर्ट बाहर के मुल्कों से नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं उसकी वजह से विश्व युद्ध तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि विश्व युद्ध की घंटी एक तरीके से हो सकती है। कैसे? क्योंकि आप देखिए दुनिया भर में हर जगह पे देखिए आप तहस नहस तबाही मच रही है, कहीं पे कोई ना कोई मुल्क किसी से लड़ रहा है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि देखिए पिछले भी जो विश्व युद्ध हुए हैं वो एक चिंगारी से ही शुरुआत हुई है उनकी, और यहाँ पे तो बात काफ़ी आगे तक आ गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वही प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, क्योंकि कई बार दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है, कि दुनिया में केवल फ़लस्तीन इजराइल में ही नहीं, रशिया यूक्रेन में ही नहीं, हर जगह पे बस शांति हो। क्योंकि एक फ़ौजी जब लड़ता है वो इसलिए नहीं लड़ता है क्योंकि उसको नफ़रत है आगे क्या है, उसको मोहब्बत है उसके पीछे क्या है जिनकी वो रक्षा कर रहा है। पहली बात। एक युद्ध के बाद एक फादर वेट करते हैं अपने बेटे का, एक मदर वेट करती है अपने बेटे का, एक बहन वेट करती है अपने भाई का, एक भाई वेट करता है अपने भाई का, एक दोस्त वेट करता है अपने दोस्त का, एक छोटा बच्चा वेट करता है अपने पिता का। कई बार वो आता है, कई बार वो लौट के नहीं आता है। लेकिन जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो बाद में हाथ मिलाते हैं। तो एक फ़ौजी से पूछिए आप कि कितना ख़राब लगता है जब, देखिए हम फ़ौजी हैं, हमें अगर अपनी जान निछावर करनी पड़े अपने देश के लिए, हम खुशी से हंस के जान निछावर करेंगे अपने देश के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन हमारा मुद्दा होता है क्या कि दुश्मन को उसके मुल्क के लिए शहादत दी जाए, क्योंकि मर के तो लड़ाई जो जीता नहीं है किसी ने। अब बस शांति है भाई, जिसने अपनी बाहों में अपने साथियों को दम तोड़ते हुए देखा है, जिसने लोगों के घर पे फ़ोन किया है ये बोलने के लिए कि आपके परिवार वाले, आपके लव्ड वन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे मालूम है कि कितना दुख और दर्द होता है इस बात पे। तो बस दुआ ये है कि बस शांति है और शांति है। शुक्रिया बहुत बहुत।